ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं एलटीई का पावर ऑन सिनारियो। मीन्स यूई ऑन होगा उस टाइम से लेकर उस पे कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी। मतलब अपना फर्स्ट टाइम जैसे आप किसी मोबाइल पे सिम लगाते हो आप, तो उस पे कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी। मतलब पहले क्या प्रोसेस होगी, फर्स्ट टाइम उसमें क्या ट्रिगर होगा, वो वहां से स्टार्ट करेंगे अपन। और पूरा अटैच प्रोसीजर, पूरा आर्किटेक्चर, वो सब देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यूई पावर ऑन होता है। एक बार पहले हम आर्किटेक्चर आपको दिखा देते हैं। आर्किटेक्चर अपना 4G का, ये है अपना 4G का आर्किटेक्चर। ये हमारा 4G का आर्किटेक्चर है, ये हमने खुद डिजाइन किया है। इस पे एक्चुअली है क्या, यूई है हमारा। यूई में हम जब फर्स्ट टाइम सिम इंसर्ट करेंगे और पावर ऑन करेंगे, तो उस पे हमारा जो यूई से मैसेज जहां जाता है उसका फ्लो हम देखेंगे। सबसे पहले वो यूई ऑन होगा तो वो नास लेयर के थ्रू ऑन होगा, नास लेयर पे वो एक्टिव होगा। उसके बाद नास लेयर से वो फिजिकल लेयर को, यूई के ही फिजिकल, यूई में ही मैंने नेक्स्ट टाइम और बता दूंगा आप लोगों को कि L1 लेयर, L2 लेयर, L3 लेयर होती हैं। मीन्स L3 लेयर में आपकी आती है नास और आरआरसी लेयर, और L2 में आपके मैक, पीडीसीपी, आरएलसी, एंड L1 में आपका फिजिकल लेयर आता है। तो ये तीनों लेयर L1, L2, L3 लेयर्स आपकी यूई इंड में भी होती हैं और इनोड भी इंड में भी होती हैं। तो वो मैं वन बाय वन करके आगे आपको नेक्स्ट बता दूंगा। बट अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर से। तो हमारा यूई जब ऑन होता है तो सबसे पहले उसकी सिग्नलिंग, उसका मैसेज कहाँ पे जाता है, इनोड बी के पास। इनोड बी के पास से कहाँ पे जाएगा, एमएमई के पास। एमएमई ऑथेंटिकेशन करेगा एचएसएस के साथ, बिकॉज एचएसएस अपना डेटाबेस है। डेटाबेस, इस पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो एचएसएस हमारा एमएमई के साथ ऑथेंटिकेट करता है, और देन फिर वो एमएमई ट्रिगर करता है ईआईआर को, ईआईआर से वैलिडेशन करता है। ईआईआर भी एक इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर रहता है, ये भी अपना एक कंपोनेंट्स है। इस पे क्या होता है कि जैसे कोई भी यूजर आपका ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो ऐसा ईआईआर एमएमई के साथ अपना वैलिडेशन शो कर देगा। उसके बाद एमएमई अपना सेशन क्रिएट करना चाहेगा। सपोज आपकी सिग्नलिंग हो गई, उसके बाद कोई सेशन उसको क्रिएट करना है। मीन्स यूई जो है अपना इनोड बी से कनेक्टेड हो गया, इनोड बी के साथ एमएमई से कनेक्टेड हो गया। उसके बाद उसको सेशन कोई करना है तो वो एक क्रिएट सेशन करना चाहेगा। वो एक अपना फर्स्ट टाइम जैसे आपका यूई डेटा से कनेक्टेड होने के लिए उसको डिफॉल्ट बेयरर के थ्रू कनेक्टेड होना पड़ता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे, कौन कौन से बेयरर होते हैं, और डिफॉल्ट बेयरर, डेडिकेटेड बेयरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन क्या होता है डिफॉल्ट बेयरर, डेडिकेटेड बेयरर। बट अभी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना समझ जाओ कि एमएमई से एस गेटवे से पी गेटवे, इनके बीच में फर्स्ट टाइम ये डिफॉल्ट बेयरर स्टेब्लिश होगा। तो एस गेटवे एमएमई ट्रिगर करेगा एस गेटवे को, एस गेटवे पी गेटवे को, और पी गेटवे अपना पीसीआरएफ पॉलिसी का काम करेगा, पॉलिसी चार्जिंग रूल फंक्शन होता है, और फिर ये एक्सटर्नल पीडीएन से कनेक्टेड रहता है। तो ये हमने आर्किटेक्चर बता के आपको थोड़ा सा ओवर भी दिया है कि मतलब आपका सिग्नलिंग जो होता है, ये हमने रेड लाइंस जो है आपकी सिग्नलिंग शो कर रही है। मीन्स आपके जो ईआई और एमएमई है इनके बीच में जो सिग्नलिंग होती है इसकी वनली, और जो हम डार्क ब्लैक लाइनिंग से हमने मेंशन कर रखा है, इस पे यूजर डेटा जाता है। हमारा जो डेटा होता है यूई से इनोड बी में जाता है, इनोड बी से एस गेटवे से पी गेटवे से पीडीएल। और हमारे जो एमएमई, ईआईआर, एचएसएस, पीसीआरएफ, ओसीएस, ओएफसी, ये सारे नोड्स जो होते हैं हमारे, ये कंपोनेंट सारे सिग्नलिंग का काम करते हैं। सो आप और आगे पढ़ोगे तो ये भी आप देखोगे कि एमएमई और ईआईआर के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। मीन्स प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल एक्चुअली सेट ऑफ रूल ही है। मतलब आपका
दो कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो कौन से प्लेटफॉर्म कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो जैसे सिग्नलिंग में आपका डायमीटर प्रोटोकॉल यूज होता है एमएमई और एचएसएस के बीच में, तो ये डीप में और हम बाद में देखेंगे। तो आप अभी आप बेसिक समझ जाओ, मेन है आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आप समझ जाओगे तो आगे आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यूई और इनओडीबी के बीच में जो इंटरफेसेस होता है मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बिकॉज मैं मेंशन कर देता तो आपको याद करने में ना थोड़ा सा इतना आसान नहीं रहता। बट अभी क्या है कि एक दो बार आप देखोगे ना कौन सा इंटरफेस होता है तो आपको दोबारा ये आर्किटेक्चर देखोगे तो याद आ जाएगा, यार यूयू इंटरफेस होता है, इनोडबी और एमएमई के बीच में कौन सा इंटरफेस होता है वो देख लोगे आप। एमएमई और एचएसएस के बीच में S6 से इंटरफेस होता है आप देख लोगे। एमएमई टू एस गेटवे कौन सा इंटरफेस होता है। इस तरह से आप सारे इंटरफेस देख लेना है, आप सारे कंपोनेंट्स के बीच में कौन कौन सा इंटरफेस होता है। मींस इनोडबी और एस गेटवे के बीच में, एस गेटवे और पी गेटवे के बीच में। यहाँ पे आपको एस गेटवे और पी गेटवे के बीच में दो इंटरफेसेस मिलेंगे, S5 और S8। तो वो ज्यादा कुछ नहीं डिफरेंस रहता है। S5 जो होता है अपना रोमिंग कवरेज के लिए होता है, सॉरी होम नेटवर्क के लिए, और S8 जो होता है रोमिंग कवरेज के लिए। ठीक है, वो कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन के लिए होता है। और पी गेटवे और पीडीएन के बीच में एसजीआई इंटरफेस, ये देख लेना आप। और इंटरफेसेस के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बट आप इतना याद रखो कि इनके बीच में इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं। अब पी गेटवे और ओसीएस के बीच में कौन कौन सा इंटरफेस होता है, जीवाई, जीजेड। इसी आर्किटेक्चर के बेसिस से आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। यूई के बारे में आप पढ़ो थोड़ा बहुत, फिर फंक्शन आप इनोडबी के फंक्शन पढ़ो क्या क्या करता है, उसके बाद एमएमई के फंक्शन आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, उसके देन आप EIR, देन HSS, आफ्टर HSS आप लोग S गेटवे के फंक्शन पढ़ो, P गेटवे के, उसके बाद में आप OCS का पढ़ो। जैसे हमें होता क्या है, ये OCS का एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे P गेटवे PCRF जो पॉलिसी का चार्जिंग का रूल का फंक्शन काम करेगा, ठीक है, बट पॉलिसी चार्जिंग का करेगा। बट जैसे हमने प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि यार कोई यूजर सपोज अपना प्रीपेड यूजर है तो उसे कैसे पॉलिसी मिलती होगी कि यार 1.5 GB सपोज उसने प्लान ले रखा है 1.5 GB पर डे। आफ्टर 1.5 GB यूजिंग के बाद वो उसकी सर्विसेज जो होती हैं स्लो कर दी जाती है। एक तरह से डेटा कनेक्टिविटी बस रहती है बट उसको स्पीड नहीं मिलती है, तो वो OCS करता है। और जो पोस्ट पेड यूजर होते हैं उसके लिए OFC ये पॉलिसी प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन चार्जिंग। तो ये भी आप देख सकते हो। तो इतना आर्किटेक्चर आपके लिए सफिशियंट है। आप LTE का देखना चाह रहे हो तो आपको, और यदि आप IMS में जाना चाह रहे हो, वोल्टी में जाना चाह रहे हो आप, तो इतना तो आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ से पी गेटवे PD से आगे फिर कनेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप IMS का आर्किटेक्चर OCS OFC उसमें होते हैं, CSCF और SCCF, ऐसे कुछ सारे कंपोनेंट्स होते हैं 4G के, तो मतलब वोल्टी के, उससे आप कनेक्टेड हो जाओगे। वो आर्किटेक्चर उसका वोल्टी का कॉल फ्लो अलग है। तो हम अभी LTE बस का देख रहे हैं। तो ये LTE का आर्किटेक्चर हमारा ये हो गया। हमने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, रेड लाइन जो है आपका कंट्रोल प्लेन है, और ये डार्क लाइन वाली, डार्क ब्लैक वाली ये है अपना यूजर प्लेन। मतलब यहाँ से डेटा जो हमारा फ्लो होता है यहाँ से होता है यूई, इनोडबी, एस गेटवे, पी गेटवे, देन पीडीएन, एंड आपका जो सिग्नलिंग होता है, ये सारे कंपोनेंट सिग्नलिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं पावर ऑन सिनेरियो में। हमारा यूई ऑन होता है तो कौन कौन सी प्रोसेस करता है, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो आप सबसे पहले यूई पावर ऑन प्रोसीजर, इस पे क्या बोल रहा है, जैसे ही आप अपना मोबाइल ऑन करोगे ना तो आपको फ्रीक्वेंसी स्कैन करेगा आपका मोबाइल। आपके जो उस पे होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ एम्बियन, हमने जो लिख रखा है इसमें क्या होता है, हार्डवेयर एम्बियन एक यूई हो गई आपकी, और एक सॉफ्टवेयर एम्बियन आपका सिम कार्ड हो गया। इतना डिटेल कोई पूछता नहीं है, बट आप ये एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि इस हार्डवेयर एम्बियन एक्टिवेट फर्स्ट एंड देन हार्डवेयर एम्बियन ERFCN बैंड, इसके थ्रू मीन्स आपका बैंड उसको पता चल जाएगा कि ये बैंड 1 हमारा सिम जो है बैंड कौन कौन सी बैंड को सपोर्ट करता है। तो आप तो इंटरव्यू में इतना भी बता सकते हो कि फर्स्ट हमारा मोबाइल जब ऑन होता है, तो कभी कभी हमसे भी कई इंटरव्यू में पूछा था कि आपका जो मोबाइल ऑन होता है कौन सी लेयर में होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि नास लेयर में आपका मोबाइल ऑन होता है। नास लेयर में ऑन होने के बाद वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग करेगा। फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग करने के बाद आप इतना बता दो आप कि
फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग करेगा, उसके बाद डीसी कैरियर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेगा, डीसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के बाद उसका भी फ्रेम स्ट्रक्चर होता है एलटीई का, वो फ्रेम स्ट्रक्चर हम आगे आपको समझाएंगे कैसा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, उस पे कौन से कितनी पीआरबी हमें हमारे यूई को पीएसएस और एसएस डिकोड करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, वो हम देखेंगे बाद में। बट आप पावर ऑन सिनेरियो में एक पॉइंट आपका ये हो गया, सबसे पहले आपका मोबाइल ऑन होगा तो फ्रीक्वेंसी स्कैन करेगा, देन फाइंड सेंट्रल डीसी फ्रीक्वेंसी, ये हम जब फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उस पे बता देंगे आपको। उसके बाद आपका डिकोड पीएसएस एंड एसएस। पीएसएस क्या होता है? प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एंड सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। इसके बारे में हम डीप में देखेंगे, आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा, बट आपको ये देखना है फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग कैसे होती है, पीएसएस और एसएस का कैसे डिकोड करते हैं। मैं बस आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग होगा, देन पीएसएस डिकोड होगा, देन एसएस डिकोड होगा। पीएसएस और एसएस डिकोड करने के बाद यूई हमारा पीसीआई कैलकुलेट कर लेगा। आफ्टर पीसीआई कैलकुलेशन, पीसीआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है एक्चुअली 3 इंटू आपका आई थिंक 3 इंटू पीएसएस प्लस 3 इंटू एसएस प्लस पीएसएस, ऐसा कुछ होता है। तो पीएसएस की वैल्यू कितनी होती है? 012 होती है, और एसएस की वैल्यू 0 to 167 होती है, मींस टोटल 168 होती है। टोटल आपके पे पीसीआई होता है 504 वगैरह होता है एसएसआई। तो ये आप देख लेना, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट आपको ये स्टेप्स याद रखना है कि डिकोड मिप करेगा, पीएसएस और एसएस डिकोड करने के बाद आपका यूई क्या डिकोड करेगा? मिप डिकोड करेगा। आफ्टर मिप क्या डिकोड करेगा? सिब1। उसके बाद सिब1 में उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पीएलएमएन वगैरह की, पीएलएमएन आइडेंटिटी वगैरह उसको मिल जाएगा, तो वो उसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन उसको मिप में मिल गई और सिब1 में मिल गई, उसके थ्रू वो अपना सेल में कैंप हो जाएगा। देन आपको सिब2 डिकोड करेगा यूई आपका। सिब2 डिकोड जैसे ही करेगा तो आपको रैच रिलेटेड सारे पैरामीटर सिब2 में मिल जाएंगे। तो आपका यूई सिब2 में सिब2 डिकोड करने के बाद क्या करेगा? फिर आपका यूई ने रैंडम एक्सेस प्रोसीजर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है सिब2 में उसको यूई फाइंड कर लिया। देन आपका क्या करेगा? वो अपलिंक ग्रांट के लिए, मतलब हमें हमारा यूई चाह रहा है नेटवर्क को कुछ भेजने के लिए, तो डू द रैंडम एक्सेस प्रोसीजर रैप फॉर अपलिंक ग्रांट, उसको कुछ भेजना है। लाइक सबसे पहले उसको क्या है? मैसेज 3 भेजेगा। मैसेज 3 होता है आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो आपको यदि मैसेज आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रैंडम एक्सेस प्रोसीजर रैच प्रोसीजर करनी पड़ेगी। रैच प्रोसीजर क्यों करेगा? वो अपलिंक ग्रांट के लिए। तो रैच प्रोसीजर क्या होती है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, हम आगे फिर देखेंगे कभी क्या होता है रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। 2 टाइप के होते हैं, कंटेंशन बेस्ड, नॉन कंटेंशन बेस्ड। इसका भी अच्छा एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, हम देखेंगे बाद में। तो आप यहां तक आपने समझ गया कि हमारा यूई ऑन होने के बाद क्या करेगा? ये सब डिकोड करने के बाद आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा इनोडबी को। ठीक है, ये आर्किटेक्चर हमने देख लिया। उसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या है? यूई इनोडबी। अनूप, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? यस राम लखन। ओके अमित भाई। सो अपना यूई, अपना इनोडबी को हमने यहाँ पे आपको अटैच प्रोसीजर, अब समझना है आपको मैं बहुत मतलब एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी इंटरव्यू में आपका 80% डिपेंड करता है इस अटैच प्रोसीजर की। कोई इसको अटैच प्रोसीजर को कॉल फ्लो भी बोलते हैं, कुछ पावर ऑन सिनेरियो भी बोलते हैं, कुछ अटैच प्रोसीजर भी बोलते हैं, मतलब डिफरेंट नाम है। तो आप यदि आपसे इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी पावर ऑन सिनेरियो, तो पावर ऑन सिनेरियो पूछेगा तो आपको स्टार्टिंग से बता देना है कि फ्रीक्वेंसी स्कैन करेगा, देन पीएसएस डिकोड, देन एसएस डिकोड, एंड आफ्टर मिप डिकोड, सिप डिकोड, आफ्टर दैट random access procedure will do for minimum uplink grant resources. After that UE will do the after completed random access procedure and UE will got uplink grant. So after that UE क्या करेगा? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा इनोडबी को। अब ये भी आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट का भी बहुत अच्छा टॉपिक है, हम
नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बट आप इसमें देख लो कि ये कि यूई है अपना, इनोड भी है, एमएमई है, एचएसएस है, एस गेटवे, पी गेटवे और पीसीआरएफ। पहला मैसेज आपका क्या जाएगा, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट इनोडबी के बाद। इनोडबी क्या रिप्लाई करेगा, आरआरसी कनेक्शन सेटअप। इसमें आरआरसी कनेक्शन सेटअप में कुछ मैसेजेस, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ आईज इसमें अपना आईज इंफॉर्मेशन एलिमेंट को अपन आईज बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो कुछ आईज इनोड भी कुछ इंफॉर्मेशन इसको अलॉट कर देगा यूई को। तो यूई फिर क्या करेगा, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट, इसी को बोलते हैं अटैच करना। यूई फर्स्ट टाइम अटैच कर रहा नेटवर्क में, ठीक है। अब नेटवर्क में अटैच कर रहा तो क्या क्या कर रहा है ये, ईएमएम अटैच रिक्वेस्ट प्लस ईएसएम पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट। अब नास ईएमएम अटैच प्लस ईएमएम प्लस ईएसएम जो है ना, ये दो अलग अलग टॉपिक है। ये भी आप समझ लो कि ईपीएस ईएमएम जो होता है आपका ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट, ये जो मोबिलिटी से रिलेटेड जो फंक्शन होंगे ये ईएमएम अटैच के थ्रू करता है। और पीडीएन कनेक्टिविटी जो है आपका ईएसएम मींस ईपीएस सेशन मैनेजमेंट, ये होता है आपका डेटा से कनेक्ट होने के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूई फर्स्ट टाइम अपना डेटा की कनेक्टिविटी एस गेटवे पी गेटवे के थ्रू होते हुए सर्वर से कनेक्ट होना चाहेगा, तो क्या करेगा वो फर्स्ट पहले वो अपना एक सेशन क्रिएट सेशन करना चाहेगा। तो उसके लिए ये क्या कर भेज रहा है, पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इनोडबी को भेज दिया। अब इनोडबी क्या करता है, इसी मैसेज को पैक किया S1AP में। S1AP क्या होता है, इनोडबी और एमएमई के बीच में इंटरफेस होता है। S1AP में पैक किया और इनिशियल यूई मैसेज, इस मैसेज के फॉर्म में, इनिशियल यूई मैसेज के फॉर्म में इसको भेज दिया एमएमई को। अब ये S1AP के फॉर्म में पैक करेगा, क्योंकि इस पे ना ये नास मैसेजेस भी है। नास मैसेज जो होता है ना अपना यूई और एमएमई के बीच में होता है, इनोडबी उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, जस्ट वो फॉरवर्ड कर देता है एमएमई को, क्योंकि इनोडबी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, इसीलिए वो आरआरसी लेयर में पैक होके इंफॉर्मेशन सेंड करता है एमएमई से एमएमई को, ठीक है। तो जैसे ही अपना ये नास मैसेज अटैच प्रोसीजर अटैच रिक्वेस्ट आएगी इनोडबी के पास, इनोडबी इसको जस्ट पैक करके अपना S1AP के फॉर्म में एमएमई को भेज देगा। अब एमएमई के पास ये अटैच रिक्वेस्ट आ गई ना, नास अटैच रिक्वेस्ट प्लस पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट एमएमई के पास आ गई। बट एमएमई क्या करेगा, अभी ये डायरेक्ट उसको अटैच नहीं कर लेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये यूजर एथोराइज यूजर है नहीं है, वो सब प्रोसेस करेगा ना। तो एचएसएस के साथ हमने आपको क्या बताया था कि होम सब्सक्राइबर सर्वर ये डेटाबेस होता है आपका, तो इसके साथ क्या करेगा, MME will send the authentication request to HSS, authentication information request, आप इतना भी बोल सकते हो, authentication request will send to HSS। उसके बाद HSS क्या करेगा, अपना authentication प्रोसेस करेगा। authentication ये भी एक अपने आप में अच्छा बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है authentication request। इस पे कैसे authentication होता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन MME HSS से डिमांड करता है ना। तो वो फिर कैलकुलेट करने के बाद, ऑथेंटिकेट करने के बाद अपना एचएसएस रिप्लाई कर देगा इसको एमएमई को एक्सिस ए के थ्रू ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन आंसर कर देगा। जस्ट लेट मी टेक पॉइंटर, ठीक है। हम यहां तक आ गए, हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया। आफ्टर ऑथेंटिकेशन ये क्या करेगा, एचएसएस के साथ एमएमई क्या होता है, जो हमारा कहना चाहिए ना, मैं आपको बोल दूं तो कहने का मतलब कि जो एमएमई होता है ना, एक तरह से अपना हार्ट होता है किसका, आर्किटेक्चर का। क्यों, क्योंकि सारी प्रोसेस तो एमएमई ही करता है, आपकी सारी प्रोसेस एमएमई ही करता है। जैसे आप देख रहे हो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कौन कर रहा है, एमएमई कर रहा है। सिग्नलिंग का काम कौन करता है, सब एमएमई ही करता है। अब उसके बाद एमएमई क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, ऑथेंटिकेट कर लिया, एचएसएस को तो ऑथेंटिकेट कर दिया, बट ये यूई को भी ऑथेंटिकेट करना चाहेगा, तो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजा किसको, इनोडबी को, इनोडबी इसको फॉरवर्ड कर दिया यूई को ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। वो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट अपना ऑथेंटिकेट कर लेगा, एक सेकंड।
ठीक है, ये अपना ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेज देगा इनोडबी को, इनोडबी सेंड कर देगा। ये अटैच रिक्वेस्ट नहीं है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ही है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिसमैच हो गया है, ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेना, ये मैं करेक्ट कर लूंगा, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ही है। उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स देगा इनोडबी को, ये अटैच रिस्पॉन्स नहीं है, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। और इनोडबी ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स दे देगा एमएमई को। अभी एमएमई ऑथेंटिकेशन तो कर लिया, ऑथेंटिकेट कर लिया, यूई के साथ भी कर लिया, इनोडबी के साथ भी, एचएसएस के साथ भी कर लिया। अभी क्या करेगा ये एमएमई अपना सिक्योरिटी मोड कमांड भेजेगा। सिक्योरिटी मोड कमांड किसको भेजेगा? इनोडबी को। इनोडबी भेज देगा यूई को, और वो सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट करेगा। सिक्योरिटी मोड कंप्लीट कर, सिक्योरिटी मोड कैलकुलेशन होता है, इसकी भी की होती है, उसके थ्रू ये सिक्योरिटी मोड एक तरह से ये सिक्योरिटी की होती है। ये सिक्योरिटी मोड अपना नास लेयर सिक्योरिटी, आप इतना बोल सकते हो कि अपना आफ्टर कंप्लीटिंग ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यूई विल एमएमई विल ट्रिगर सिक्योरिटी मोड कमांड फॉर सिक्योरिटी नास लेवल सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी मोड कमांड भेजेगा इनोडबी को, इनोडबी भेजेगा यूई को, और उसके बाद में यूई रिप्लाई करेगा अपना सिक्योरिटी मोड कंप्लीट। और ये आफ्टर दिस एमएमई को क्या हुआ, ये अपना सिक्योरिटी मोड कंप्लीट रिसीव कर लिया। उसके बाद में अब क्या करेगा, ये आइडेंटिटी रिक्वेस्ट करना चाहेगा, अपना आइडेंटिटी शो करना चाहेगा कि ये हमारी आइडेंटिटी क्या है। अपनी मैसेज एमएमई ट्रिगर करेगा किसको? यूई को, बाय इनोडबी, कि भाई अपनी आइडेंटिटी रिक्वेस्ट मैच करो। तो आइडेंटिटी रिक्वेस्ट भेजेगा, आइडेंटिटी रिक्वेस्ट अपना यूई रिस्पॉन्ड किया एमएमई को, एमएमई ने आइडेंटिटी रिक्वेस्ट इसके साथ कर लिया। अभी क्या करेगा, ईआईआर के साथ एमएमई फिर ट्रिगर करेगा क्या, आइडेंटिटी चेक रिक्वेस्ट इसके साथ ईआईआर वैलिडेशन के लिए, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, किस यूजर से वैलिडेट करेगा, किससे बिलोंग करता है ये हमारा यूजर। तो ये ईआईआर भी अपना वैलिडेट कर देगा। इसके बाद में अपडेट लोकेशन रिक्वेस्ट ये एमएमई एचएसएस को भेजेगा कि भाई अभी हम इस लोकेशन पे हैं, अपडेट कर लेगा अपना लोकेशन एचएसएस के साथ एमएमई, ठीक है। उसके बाद में अपना ये यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, अभी उसके बाद में क्या होगा, अब यूई अपना एक सेशन क्रिएट करना चाहेगा, किसके लिए? डेटा की कनेक्टिविटी के लिए। तो क्या सबसे पहले मैसेज भेजेगा, जीटीपीसी क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट। जीटीपीसी तो हमने ये प्रोटोकॉल होता है, जीपीआर स्टैंडिंग प्रोटोकॉल, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप इतना याद रखो कि क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट भेजेगा एस गेटवे को, एस गेटवे इसको फॉरवर्ड कर देगा पी गेटवे को, और पी गेटवे जो है अपना क्रेडिट कंट्रोल रिक्वेस्ट भेजेगा पीसीआरएफ को, और पीसीआरएफ रिप्लाई करेगा, क्रेडिट को कंट्रोल आंसर कर दिया। उसके बाद क्रेडिट सेशन रिस्पॉन्स, ये आपका क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स, क्रिएट आपका सेशन भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी क्रिएट सेशन होने के बाद अभी आपका यहाँ पे एमएमई के पास क्या आया था, ऑथेंटिकेशन अटैच रिक्वेस्ट। तो अटैच रिक्वेस्ट ऊपर आई थी, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया एमएमई ने, ठीक है। उसके बाद क्या क्या मैसेज आता है, एम अटैच एक्सेप्ट, ये कर लिया, प्लस ईएसएम डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट, डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है एमएमई, किसको? इनोडबी को, यूई को, बाय इनोडबी। सो डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट कौन भेजेगा? हमेशा अपना एमएमई भेजेगा, ट्रिगर करेगा। तो ये इस मैसेज के अटैच एक्सेप्ट कर लिया, ये मैसेज भेज रहा है, साथ में डिफॉल्ट ईपीएस बियरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट भी भेज रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखना है आप, ये मैसेज आ गया इनोडबी के पास कि भाई मैंने यूई एमएमई बोल रहा कि भाई मैं अटैच तो हो गया हूँ, अटैच कंप्लीटली कर लिया है, बट मैं अभी बियरर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, डिफॉल्ट बियरर। तो ये इनोडबी के साथ आएगा। इनोडबी बोलेगा कि यार मैं अब अपना यूई और इनोडबी के जो बीच का कम्युनिकेशन होता है,
तो वो वाली सिक्योरिटी एक बार चेक कर लेता हूं। तो सिक्योरिटी मोड कमांड भेजेगा, कौन सी सिक्योरिटी, आरआरसी सिक्योरिटी मोड कमांड भेजेगा। पहले हमने कौन सी सिक्योरिटी की थी, नास सिक्योरिटी, और नास सिक्योरिटी किसके लिए होती है, यूई और एमएमई के बीच की, बट ये आरआरसी सिक्योरिटी मोड जो होता है यूई और इनोडबी के बीच की। तो ये सिक्योरिटी मोड कंप्लीट कर लिया अपना, रिप्लाई कर दिया यूई इनोडबी को। आफ्टर कंप्लीटेड सिक्योरिटी मोड कंप्लीट, क्या करेगा ये इनोडबी, इस मैसेज को, जो ये मैसेज जिसको एमएमई ने डिलीवर किया था इनोडबी को, इनोडबी उसको फॉरवर्ड कर देगा यूई को कि भाई हमने अटैच एक्सेप्ट कर लिया है और ईएसएम डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेट करना चाह रहा। सो वो रिप्लाई कर देगा, डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद एमएमई क्या करेगा, यूई क्या करेगा, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज भेज देगा। रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज के थ्रू फिर ये इनिशियल यूई कॉन्टेक्ट सेटअप मैसेज भेजेगा एमएमई को, और उसी के पैरेलल में ये मैसेज इंफॉर्मेशन भेज ही रहा है कि हमने भी अटैच कंप्लीट कर लिया है, ईएमएम अटैच प्लस डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये मैसेज इसको सेंड कर देगा। उसके बाद आप देखो तो इनोडबी ने यही मैसेज से सेम एमएमई को दे दिया कि भाई ये अटैच और एपीएस डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेशन भी हो गया है हमारा यूई के साथ, ठीक है। अभी हमारा सब कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारा यूई है पूरी तरह से वॉइस के लिए भी रेडी है एंड डेटा के लिए भी रेडी है, ठीक है। अभी सपोज आपका यूई चाह रहा है कि ठीक है अभी आपका डिफॉल्ट बियरर के थ्रू कनेक्टेड हो गए आप, अब डिफॉल्ट बियरर के थ्रू कनेक्टेड हो गए मीन्स आप डेटा भी यूज कर पा रहे हो, बट सपोज आप कोई डेडिकेटेड बियरर आपको एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए क्या करेगा ये एमएमई, क्या मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। ये हमारा एरो थोड़ा सा उल्टा है, ये थोड़ा हमारा मिस्टेक है। ये क्या है कि एमएमई ट्रिगर करेगा इसको मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट एस गेटवे को, ठीक है, और एस एमएमई जो है ट्रिगर करेगा एस गेटवे को मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट, और मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, रिप्लाई करेगा एस गेटवे, अपना मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्स कर देगा जीटीपीसी मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्स। मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हो, आपको डेडिकेटेड बियरर चाहिए होगा भाई, ये फर्स्ट टाइम तो डिफॉल्ट बियरर के साथ ही कनेक्टेड होगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि रिक्वेस्ट ही आई थी डिफॉल्ट बियरर के साथ, तो हमारा यूई तो कनेक्टेड हो गया डेटा के साथ, बट उसको यदि कोई बड़ी एक्टिविटी करना है, कोई मतलब पर्टिकुलर 2-4 डेडिकेटेड बियरर एक्टिवेट करना है, तो वो मॉडिफाई बियरर भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा एस गेटवे को, कौन भेजेगा, एमएमई। तो आपका एमएमई जो है एक तरह से हार्ट का काम कर रहा है, सब कुछ आपका एक हार्ट ही है एमएमई, क्योंकि यही तो सब कुछ कंट्रोलिंग करता है, यही तो सिग्नलिंग करता है डेटा के लिए भी, कॉलिंग के लिए भी, वॉइस के लिए भी, सब कुछ के लिए। तो आपका एमएमई के फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद में क्या करेगा ये अपना सॉरी नोटिफाई रिक्वेस्ट भेज देगा एचएसएस को, और नोटिफाई आंसर कर देगा ये अपना एमएमई, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे सीएसएफबी और हैंडओवर देखेंगे अपन, और भी टॉपिक है वो अपन देखेंगे बाद में। तो ठीक है गाइस, अभी अपन नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहीं पे अपन एंड कर रहे हैं।